हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने क्लिनिक पर ले जाने से क्यों मना कर रहे हैं। अपने डॉक्टर पति जगदीश सक्सेना को टाई पहनाते हुए ईशानी ने थोड़ा प्यार जताते हुए उनसे पूछा। अभी 2 महीने पहले ही ईशानी का डॉक्टर जगदीश के साथ ब्याह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने, इन सब में 2 महीने कब बीत गए ईशानी को पता ही नहीं चला। सगाई के बाद एक बार ईशानी कुछ समय के लिए डॉक्टर जगदीश की क्लिनिक पर गई थी। उससे ईशानी को संतोष नहीं हुआ था। उसके पतिदेव किस तरह क्लिनिक पे काम करते हैं यह देखने और जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। वो उनके घंटों काम करने के दौरान उनकी चीज़ों का ख्याल रखे, वह हेल्दी रहें। इसके लिए हेल्दी फूड बनाकर वह खुद अपने हाथों से अपने पति को खिलाए। इस तरह के बहुत सारे छोटे बड़े सपने हर नववधू की तरह ईशानी की आंखों में भी थे। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसलिए वह पति से ऐसी मीठी सी फरियाद कर रही थी। पर जगदीश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से उससे कहा, प्लीज़ ईशानी, अभी तुम क्लिनिक चलने की जिद मत करो। शादी की वजह से काफ़ी दिनों तक छुट्टी पर रहा हूँ तो काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तुम तो जानती ही हो, इतने दिनों तक क्लिनिक ट्रेनी डॉक्टर के भरोसे चल रहा था। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रेनोवेशन भी कराना है। तब तुम्हें ज़रूर क्लिनिक ले चलूँगा। तब तक क्लिनिक चलने की जिद मत करो। वैसे भी मैं भी बिजी रहूँगा, तुम वहाँ चलकर अकेली उब जाओगी, इसलिए तुम अभी घर में ही रहो। वैसे भी अभी शहर में बहुत वायरल फैला हुआ है। मैं नहीं चाहता कि क्लिनिक आकर कहीं तुम उसके लपेटे में ना आ जाओ। तुम घर में रहो और सेफ रहो। चलो अब मेरा मोबाइल दो और मैं फटाफट यहाँ से अपने क्लिनिक ले निकलूँ। हाँ, तुम भी वायरल से बचे रहना। ईशानी ने चिंतित स्वर में अपने पति से कहा। एकाकी जीवन में ईशानी जैसी प्यार करने वाली पत्नी को पाकर खुश डॉक्टर जगदीश अपनी स्विफ्ट डिजायर लेकर क्लिनिक ले निकल पड़े। पति के जाने के बाद ईशानी सोच रही थी कि शादी और हनीमून के खर्च के बाद इतने बड़े क्लिनिक के रिनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहाँ से होगी। रात को उसने यह बात जब अपने पति से कही तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा, सब हो जाएगा डार्लिंग, मुझे अब थोड़े ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे। बस तुम यह सब छोड़ो। यह बताओ कि यह जो डायमंड रिंग है तुम्हारी किस उंगली में पहनाऊं मैं। डायमंड रिंग कब लिया आपने इसे। मैं शॉपिंग करने गया था, तभी एक दुकान में यह दिखी, मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए ले आया तुम्हारे लिए। ईशानी ने प्यार से अपना सिर पति के सीने पर रख दिया। तब उसका सवाल हवा में उड़ गया, क्योंकि वह सीधी सादी लड़की को अब अपने सवाल का ख्याल ना रहा। ईशानी इस बात को भूल चुकी थी। सपने समय भी जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर जगदीश ने ईशानी को रिनोवेशन के बारे में अपनी टीम से चर्चा करने के लिए अस्पताल में बुलाया था। तब वह नहीं जा पाई थी। फिर एक दिन जब डॉक्टर जगदीश क्लिनिक चले गए थे, तब अपनी शंका को दूर करने के लिए ईशानी ने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मेडिकल किट का प्रयोग किया। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए ईशानी खुशी खुशी घर से क्लिनिक ले निकली। वह अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर जगदीश ऑपरेशन में व्यस्त थे। वह लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती हुई वहीं बैठी रही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे वह देखती रही कि 25 से 30 मिनट के अंदर पर युवतियाँ अंदर जाती और ऑपरेशन कराकर बाहर आ जाती। ऑपरेशन किस चीज़ का हो रहा था यह ईशानी की समझ में नहीं आ रहा था। ईशानी के ठीक सामने वाली बेंच पर सास बहू की एक जोड़ी बैठी थी। घबराई और हाल बेहाल बहू सास से गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसके गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या ना कराएं। तब सास ने आंख दिखाकर उसे चुप करा दिया था। तब तक उस औरत का नंबर भी आ गया तो नर्स उसका हाथ पकड़कर उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्धबेहोशी की हालत में रोते हुए स्ट्रेचर पर बाहर आई। थोड़ी देर में डॉक्टर जगदीश भी बाहर आए। उन्होंने ईशानी के बारे में स्टाफ से पूछा। अस्पताल तलाश लिया पर
पर ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। जब फ़ोन किया तब ईशानी का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। डॉक्टर जगदीश ने बड़ी ही होशियारी के साथ अपनी ससुराल फ़ोन करके पता कर लिया कि ईशानी वहाँ तो नहीं है। 2-3 ऑपरेशन और थे। डॉक्टर जगदीश उन्हें निपटा कर जब घर आए तो घर पर भी ताला लगा था। अपनी चाबी से उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम में सामने ही टेबल पर कांच के पेपर वेट के नीचे एक चिट्ठी दब कर रखी थी। जगदीश ने जल्दी से उस पेपर को उठाकर पढ़ना शुरू किया। प्रिय लिख सकूं, अब ऐसा संभव नहीं, इसलिए अब मत जगदीश। आज मैंने क्लिनिक में आकर देखा कि सफ़ेद एप्रिन का आवरण ओढ़कर आप किस तरह का काला काम कर रहे हैं। आपका केवल नाम जगदीश है, आप तो बिल्कुल भी जगत के इस नहीं हैं, क्योंकि आप तो एक जीव की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया है? भला उस अजन्मे जीव का अपराध ही क्या है? मात्र यही कि वह लड़का नहीं है, लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप कौन होते हैं? इस तरह का काम करके जमा किया गया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब पता चला कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। कहते थे कि मुझे संक्रमण न लग जाए। यह बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं, स्वार्थ था। मेरा वह भ्रम आज टूट गया। हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई, अब तो मेरे भी पेट में आपका अंश आ गया है। रिनोवेशन की चर्चा के साथ ये समाचार मैं तुम्हें रूबरू होकर देने और तुम्हारे चेहरे पर आने वाली खुशी देखने वहाँ आई थी, पर मुझे पता नहीं था जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ, मेरा वह पति इस तरह का काम करता है। आप में और एक हत्यारे में आखिर अंतर ही क्या है? वहाँ बिताए 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खराब घंटे थे। मुझे तुम्हारे गहनों, महंगे कपड़ों या इस विशाल कोठी का जरा भी मोह नहीं है। मैं यह सब छोड़कर जा रही हूँ। आप मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मेरे पेट में अगर लड़की हुई तो उसकी भी आप इसी तरह हत्या कर देंगे। तो इसलिए मैं अपने अंश को लेकर ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ उस पर आप जैसे हत्यारे की परछाई तक न पड़े। गुड बाय फॉरएवर। 8 महीने से रास्ते पर भटकते हुए अब सही रास्ते पर आने वाली ईशानी। उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर जगदीश फक 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 के रोने लगे थे। ईशानी द्वारा उतार कर टेबल पर रखे गए गहनों की चमक डॉक्टर जगदीश के मुंह पर कालिक पोत रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।